नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं हम चोमू नगर परिषद के चेयरमैन विष्णुजी सैनी के पास। इनसे इनका बर्थडे भी है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। और इनके तकरीबन 3 साल पूरे हो चुके हैं नगर परिषद में। तो उनकी क्या बड़ी उपलब्धियां रही, इनके बारे में जानेंगे। और जो राजनीति में उठापटक है और जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे इनसे। इनका क्या भी पॉइंट है और क्या नजरिया है राजस्थान में कांग्रेस के बारे में, और जो सेंट्रल में कुछ मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में। तो स्वागत है आपका, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो आप जो 3 साल का ये वक्त गुजरा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 3 साल का वक्त है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है, क्योंकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने एक पैसे का विकास कार्य नहीं करवाया था। जनता में आस थी कि विकास कार्य होंगे। चुनाव हुए, चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बना, और बोर्ड बनने के बाद 3 साल में हमने लगभग 1 अरब रुपए के विकास कार्य चोमू नगर पालिका क्षेत्र में हमने करवाए, जिससे जनता को कई चीजों की राहत मिल पाई है। 1 अरब की तकरीबन आप संख्या बता रहे हैं जी, 1 अरब के आसपास हमने विकास तो कार्य उनमें किए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आप नोटिसेबल कार्य बता सकते हैं जो जनता की नजर में रहे हो, जो हाईलाइट पॉइंट रहे हो? देखिए, पूरी नगर पालिका क्षेत्र में रोडों की जर्जर अवस्थाएं थी। आज आप चौमू में कहीं भी जाओगे, या तो रोडें आपको बिल्कुल बढ़िया मिलेंगी, और कई जगह अभी भी विकास कार्य, रोडों की निर्माण कार्य चालू है, जिससे आमजन को लाभ मिल पाएगा। एक मुद्दा जो वीर हनुमान जी रोपवे है, वो 2 विधानसभाओं का मामला है। उसमें अब बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है। जो बीजेपी के विधायक थे पूर्व में, रामलाल शर्मा जी, उन्होंने भी उसको काफी उठाया। और वो उस रोपवे से, जो उस स्थान से जो रोड लगी हुई है, वहां पे आप आज जाके भी आए हो, जो हाथरौदा से रोड जाती है, उसकी काफी खस्ता हालात है। उसके बारे में कुछ आप कर रहे हैं आगे कुछ? देखिए, रोड के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ है, जल्दी बजट आने पर रोड तो बन जाएगी। बाकी जो रोपवे का मामला है, वो वन विभाग की एनओसी की वजह से रुका हुआ है, तो एनओसी आते ही वापस चालू हो जाएगा रोपवे। तो अभी जैसे कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी जो लाइटें लगाई आपने, तिरंगा लाइटें, इसके बारे में कुछ खबरें आई थी, कुछ पार्षदों ने भी हंगामा किया, वो क्या मामला था? देखिए, हमने चोमू की सौंदर्यकरण के लिए तिरंगा लाइटें पोलो के ऊपर, डिवाइडर के पोलो के ऊपर लगाई थी। उनकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो नियमानुसार की गई थी। उनकी जो रेटें हैं, वो चीफ इंजीनियर, राजस्थान का जो चीफ इंजीनियर है, हेड ऑफ इंचार्ज डीएलपी इलेक्ट्रिशियन का, उससे रेटें अनुमोदन करवा कर टेंडर लगाए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर चीफ इंजीनियर से ही अनुमोदन करवा कर लाइटें लगवाई गई थी। इसमें किसी प्रकार का कोई घपला नहीं है। अगर घपला है तो वो चीफ इंजीनियर साहब के अनुसार अगर रेटें हैं तो उसमें कोई घपला नहीं है। तो अभी जैसे आगामी 2 साल में आप क्या उम्मीद लगा सकती है चोमू की जनता आपसे, जो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो चोमू ये यादगार रहे? देखिए, हमारा जो चोमू का मेन मकसद है वो है, एक तो पार्किंग की जो मेन समस्या बनी हुई है, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है। जो गणगोई चौक है, उसमें 2 मंजिला बेसमेंट के अंदर हम पार्किंग का निर्माण जल्दी शुरू करवाएंगे। उसके अलावा चोमू घनी आबादी क्षेत्र है, आवारा पशु भी हैं। यहाँ के जो किसान है आसपास के, उनके भी पशु मर जाते हैं, तो उनको कहीं डालने करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए एक पशुधा सौगृह हम बनाएंगे, जिससे इनकी पशु निस्तारण हो जाएगा। मैं देख रहा था जो ये हाईवे है चोमू से श्रीनगर की तरफ जाता है, यहाँ पर जो हाईवे के पास भी पशु काफी मात्रा में, मतलब वहां से आदमी निकल नहीं सकता। बिल्कुल, उसी लिए पशुधा सौगृह बनवा रहे हैं। तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान में, उसमें आप क्या देखते हैं? क्या कांग्रेस की योजनाओं में कमी थी, या कांग्रेस उनको जनता तक पहुंचा नहीं पाई? देखिए, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, जनता के पास पहुंच भी रही थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक केवल समाजों को लड़ाकर चुनाव लड़ती है, और उसी की बहकावे में आकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। तो अभी जैसे बीजेपी के नेता पहले जो आरएएस का एग्जाम था, चुनाव से पहले कह रहे थे इसको पोस्टपोन करवाएंगे 3 महीने के लिए, लेकिन अभी जो आरएएस के अभ्यर्थी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, उसको 3 महीने पोस्टपोन करने की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सुन नहीं रही है। एक बार शिक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं उनसे, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आरएस की एग्जाम है वो नियत समय पे होनी चाहिए, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने अच्छी मेहनत करके अध्ययन किया है। वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ताकि उनकी तैयारी हो जाए। चुनाव की वजह से उनको डिफरेंस हुआ है। बीजेपी इसमें समय नहीं बढ़ा रही है। अभी उनकी डिमांड 3 महीने समय बढ़ाए। हाँ, तो वो जो चुनाव के अंदर डिस्टर्ब हो गए,
तो आरएस का एग्जाम था, उसमें कई कर्मचारी भी उसमें 50% लगभग 50% कर्मचारी आरएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो उनको चुनाव के अंदर ड्यूटियां लगने के कारण उनकी फलाई बाधित हुई। उसको उसके लिए वो समय बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, ताकि समय बढ़ जाए तो वो अच्छी तैयारी करे और अच्छे पद पर वो पहुंच पाए। अभी बीजेपी ने एक नई योजना लॉन्च की है जो कांग्रेस की चिरंजीवी योजना थी, उसकी जगह उन्होंने योजना लॉन्च करी है आयुष्मान भारत। उसमें वो 5 लाख का इलाज फ्री कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ने 25 लाख का फ्री कर दिया था और 50 लाख की योजना थी, अब वो इस योजना में मात्र केवल 5 लाख का इलाज फ्री कर रहे हैं। देखिए, पहले राजस्थान सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसने भी कम का किया था, 10 लाख रुपए का था, लेकिन उसमें भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था, उसका बजट ज्यादा होता था, इसलिए कांग्रेस सरकार ने 25 लाख रुपए किया था। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, वो आयुष्मान कार्ड चला रही है, तो वो 5 लाख रुपए बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई गरीब लोगों के जो इलाज है वो नहीं हो पाएंगे। तो वास्तव में जो आम जनता है उसको अफेक्ट करेगा बिल्कुल करेगा। अभी इस समय रिसेंट मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें कांग्रेस ने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया है, तो वो बता रहे हैं हम अपने हिसाब से जाएंगे। तो इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, जो श्री राम भगवान है वो किसी के व्यक्तिगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण देने का हक नहीं रखती है। श्री राम भगवान सभी के हैं और वहां पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां पे सभी को जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो भी जाएंगे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक हालात है, जब 2014 में जो मोदी सरकार बनी उस समय हिंदुस्तान पर कर्ज था 54,54,000 करोड़ का, अब तकरीबन वो 1,54,000 करोड़ का हो चुका है जी। तो आप इन इकोनॉमिक हालात को कैसे देखते हैं? जनता को भी राहत नहीं मिली और ये पैसा जो आ रहा है ये जा कहां रहा है? देखिए, जो केंद्र की सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने कोई जनता को राहत नहीं दी, कोई महंगाई बढ़ाई है, और जो पैसा आ रहा है, पैसा जो कर्ज लेके ये केवल विदेशों के भ्रमण में पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो अभी जो जैसे कुछ जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, जो जिनके लोन माफ कर दिए गए हैं, और जो किसानों के लोन माफी की योजना है उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कुछ भी उस पर विचार नहीं कर रही है, और जो ऑफेंडर है जिन्होंने कर्ज लिया उनका राइट ऑफ हो गया, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, जो पैसा उन्होंने पहले भी देश में भेज दिया तो वो उसको वहां बैठ के आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? किसानों की कर्ज माफी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैसों वालों की पार्टी है, और वो जिनका कर्ज माफ किया है वो उनको पार्टी को फंड ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उनका कर्ज माफ कर दिया। वो गरीबों की पार्टी नहीं है। किसान बिल्कुल मरी हुई हालत में है, अभी आत्महत्या करने के लिए उतारू हैं। अभी कल ही एक इनके राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को कर्ज देना बंद करेंगे, इनकी आदत खराब पड़ जाती है। किसान के पास जैसे मान लो कि 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जमीन है, उसके पास पैसे कहाँ है? वो कर्ज लेके उसमें बुआई करता है, बुआई करते उसके अंदर जब अनाज निकलता है उसको मंडी में बेच के वो कर्जा चुकाता है। वो कैसे जैसे अपना जीवन यापन करता है, इनको कर्ज माफी करनी चाहिए। एक राजस्थान सरकार में अभी जो मंत्रालय बटे हैं उसमें भी एक बड़ा सवाल यह है, जो बीजेपी के लिए जो सड़कों पर संघर्ष किया किरोड़ी लाल मीणा जी ने, उनको केवल कृषि मंत्रालय, उसमें भी कुछ चुनिंदा विभाग दे दिए गए हैं, और जो नए एमएलए थे उनको बड़े बड़े विभाग मिले। क्या आपको लगता है उनके साथ नाइंसाफी हुई है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मामला है, वो जिसको चाहे उसको बुलाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप 2024 में जो अभी नई जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वो पूर्व से चलेगी पश्चिम की तरफ, बिल्कुल। उसको कैसे देख रहे हैं? उसका बाद तुरंत बाद जो है मार्च में आचार संहिता लग जाएगी और 2024 लोकसभा इलेक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए, जो ये न्याय यात्रा है ये 14 जनवरी से स्टार्ट है, और ये पूर्व से पश्चिम चलेगी। तो इसमें हर जन जन से जुड़ने का काम होगा, और जनता को केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा, जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा, ताकि आने वाली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सके। तो कांग्रेस का 2024 में चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या होगा? किस बयानी में जो चुनाव लड़ा जाता है वो एक परसेप्शन पे लड़ा जाता है। पिछली बार 2019 में चौकीदार चौराहे के मामले पे लड़ा, लेकिन वो बैकफायर कर गया, कांग्रेस को उस हिसाब से सीटें नहीं मिली। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें क्या बयानी होगा? देखिए, अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार ने
कर्जा लिया लेकिन आम जन को भी राहत नहीं दे पाई। हम उसी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आम जन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उनको राहत नहीं मिल पा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आसमान छू रही है। इसी के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो करणपुर में चुनाव हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस को जीत मिली, सरकार जाने के बाद भी जीत मिल गई। देखिए, जो करणपुर के अंदर थी वो बिल्कुल जीत कांग्रेस की सच्चाई की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए जब प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, उसी को करारा झटका दिया है जनता ने। तो अभी जो केंद्र में गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन जी, तो उस गठबंधन का कितना एडवांटेज मिलेगा जो इंडिया अलायंस है और कांग्रेस है उसको? बिल्कुल अच्छा मिलेगा। उसमें सीटों में बढ़ोतरी होगी आपके हिसाब से? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। जो बीजेपी है वो अभी तकरीबन जनवरी में टिकट फाइनल करने वाली है, तो कांग्रेस में इसमें अभी जल्दबाजी नहीं दिख रही है टिकटों में। बीजेपी तकरीबन जो राजस्थान की टिकट है वो जनवरी के एंड तक फाइनल कर देगी, ऐसी सूचना है। देखिए, टिकट के अंदर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वे होकर जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा और उसमें समय लगता है। तो आप जयपुर रूरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से जो एमपी थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो जोटवाड़ा से चुनाव जीत चुके हैं और वो मंत्री भी बन चुके हैं, वो सीट खाली हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप कांग्रेस की तरफ से किसको दावेदारी के तौर पर देखते हैं जयपुर रूरल से? देखिए, पार्टी जिसी को मौका देगी वही दावेदार होगा। तो आपके हिसाब से कोई अच्छा कैंडिडेट जो आपके नजर में हो? मैं क्या कह रहा हूँ, जो जिसको पार्टी टिकट देगी वही कैंडिडेट होगा। अच्छा, तो अभी राजस्थान में जो सरकार बनी है बीजेपी की, उसकी जो कार्यशैली, जो अभी इन्होंने कार्य किया है, कुछ दिनों बाद बजट सेशन भी आएगा इनका और उसके तुरंत बाद आधार संहिता लग जाएगी, तो उसको कैसे, कितने नंबर पर रेट कर रहे हैं आप? देखिए, अभी तो सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद उन्होंने कार्य किया ही क्या है? अभी कोई कार्य किया ही नहीं, तो क्या नंबर देंगे? अच्छा, तो तकरीबन उन्होंने समय लगा दिया, मंत्री विभाग बांटने में समय लगा दिया। अभी तो मंत्री बने हैं, उनको विभाग दिए हैं, तो उनको भी कार्य करने में टाइम लगेगा। तो अब जो बजट आएगा उसमें लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं भाई इसमें कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जो एकदम रेवड़ी टाइप होगी, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। देखिए, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि बजट भी आएगा। बजट तो पेश करेंगे अंतरिम जो है 31 जनवरी से, जो केंद्र सरकार है उसने भी अनाउंस कर दिया है, वो भी बजट पेश करेंगे। और राजस्थान में भी अभी जो टेंडर पे रोक लगी है वो इसी वजह से लगी है, शायद वो बजट पेश करेंगे, अंतरिम बजट। तो हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ भी कर सकती है। तो हम अब चोमू पर लौटते हैं। चोमू पे जो मेन मुद्दा है यहाँ पर पानी का मुद्दा है, तो पानी के मुद्दे पे आप किस तरह से आवाज उठाएंगे? अब चोमू से यहाँ पे जो एमएलए है वो कांग्रेस का है, हालांकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, तो उसको कितनी प्रायोरिटी पे रखेंगे और किस तरह उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पानी का जो मुद्दा है, समस्या है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले भी था और अब भी है। हमने पहले भी पानी के लिए लड़ाई लड़ी है। बिशलपुर का चोमू को पानी मिलना चाहिए ताकि यह पानी की समस्या का समाधान हो सके, और आगे भी इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे ताकि चोमू में पानी की समस्या का समाधान मिल सके। अब एक चोमू का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जो इस समय चोमू में जिसने तूफान मचा रखा है, वो है इस समय जो नगर निगम कार्रवाइयां कर रहा है, दुकानों पर कर रहा है, जो रोड पे कुछ आगे एक्स्ट्रा लगाए हुए थे उन पर कार्रवाइयां कर रहा है। तो इसमें लोगों में काफी खौफ का सा माहौल है, जो ठेले वाले हैं उनमें भी। तो इस मुद्दे को कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, किसी में खौफ की जरूरत नहीं है और कोई नगर पालिका का खौफ नहीं है। जो नियमानुसार है, ये एक प्रोसेस है कि अगर रोड पे कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसको उठाने का अधिकार नगर पालिका को है और वो उनको अतिक्रमण नहीं करने देगी। तो अभी जैसे कुछ ऐसी खबरें आई थी, तकरीबन जो रोड साइड में जो साधन थे वो खड़े किए जाते थे, उनमें 120 चालान एक दिन में कर दिए गए। और जो मंडी में कुछ ये पॉलीथीन, हालांकि पॉलीथीन वाला अच्छा स्टेप है, तकरीबन 300 केजी पॉलीथीन जब्त की गई थी, लेकिन उसकी जो मार है वो किसान पर पड़ती है। किसान जब अपना सब्जी लाता है तो वो पॉलीथीन की थैली में लाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलीथीन बैन है और पॉलीथीन अगर कोई बेचता पाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उनको कपड़े या जूट के जो कट्टे वगैरह आते हैं उन्हीं के अंदर सब्जियां वगैरह लानी चाहिए। तो अभी जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो आप इसको एकदम सोल आउट एक सिंगम टाइप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं चोमू में, तो इसका लोगों में इफेक्ट भी है। लोग ऐसे कह रहे हैं भाई ये जो है पक्षपातपूर्ण भी कार्रवाई है, हमारे लोगों के जो है तोड़े जा रहे हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट है उनके नहीं तोड़े जा रहे हैं, उसको आप कैसे जो है रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, नगर परिषद कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल सभी के लिए एक समान कार्रवाई की है
और आगे भी एक समान ही कार्यवाही करती रहेगी। जो एलिगेशन लगा रहा है, जो जयपुर रोड है उस पर जो कुछ परिस्थान तोड़े गए हैं, उनमें से कुछ को छोड़ा गया है, कुछ को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा है जो यहाँ के चोमू के एक्स एमएलए हैं, उनके जो परिस्थान थे उनको छोड़ दिया गया है, और जो करंट एमएलए उनके तोड़ दिए गए हैं, ऐसी शिकायतें भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल हवा बनाने का और जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, वो चाहे एमएलए का आया हो, और चाहे एक्स एमएलए का आया हो, और चाहे मेरा स्वयं का आया हो, वो सारे टूटे हैं। तो अभी आपको जो ये कार्रवाई करी है उससे साफ सफाई में, और जो कार्रवाई करी है उससे चोमू के डेकोरेशन में, इसमें कितना इम्पैक्ट आया है और आपको आगे आने की उम्मीद है? देखिए, इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो अपन बस स्टैंड से लेकर ये जो जयपुर रोड थी उसके ऊपर आए दिन जाम लगा हुआ रहता था, लेकिन आज उस जाम में कुछ सुधार हुआ है। जल्दी नगर परिषद रोडों के ऊपर साइडों के अंदर टाइल्स लगवा कर उन पे सौंदर्यकरण, और बीच में जो डिवाइडर है उस पर पौधारोपण करवा कर इसका सौंदर्यकरण और करवाएंगे। तो जो कुछ दुकानें हैं जिनके सामने अभी भी आज भी जो साधन वाली व्यवस्था है, जो ट्रैफिक एकदम पैक कर दिया जाता है, उसमें सुधार हुआ है, लेकिन 10 दिन के बाद वही हालत फिर हो जाती है, तो उसको कैसे एड्रेस करें? देखिए, उसके लिए हमने नगर परिषद से पार्किंग के लिए पट्टी खिंचवा कर पुलिस से थाने को अवगत करवा दिया। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्किंग की व्यवस्था देखें, जो बाहर खड़ा करे उसका चालान करे, या कैसे भी जो व्यवस्था है वो उनका कार्य है। तो ये जो अभियान है आपका, ये कब तक जारी रहेगा? ये तो जब तक अतिक्रमण नहीं हटेंगे जब तक जारी रहेगा। तो इस तरह का इतने बड़े लेवल पर आज तक जो है कार्रवाई नहीं हुई जितनी अब हो रही है? देखिए, ऐसी कार्रवाई समय समय पर बहुत सी हुई है। मेरे कार्यकाल में तीसरी कार्रवाई है, 3 साल में तीसरी कार्रवाई, हर साल ये कार्रवाई होती है, लेकिन फिर अतिक्रमण कर लेते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो मीट की दुकानें हैं, उन पे दुकान बंद थी उसके बावजूद चालान कर दिया गया। देखिए, दुकानें वगैरह कोई बंद नहीं थी। हमने मीट व्यापारियों को पहले बुलाकर समझाया था कि आप लाइसेंस ले लीजिए, और आप जो बाहर खुले में बेचते हो उसको दुकान को शीशा लगाकर पैक के अंदर बेचिए। लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीना गुजरने के बाद भी उन्होंने समाधान नहीं किया, इसलिए वो कार्रवाई करनी पड़ी। तो ऐसी कार्रवाई तो बीजेपी सरकार में आने के बाद जो हवावाल विधानसभा है वहां से जो बाबा जी हैं, बाल मुकुंद आचार्य जी, वो एकदम उस टाइप की कार्रवाई करवा रहे हैं। देखिए, ये उस टाइप की कार्रवाई नहीं है, पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है, आज भी वही कार्रवाई हो रही है। तो जो अंडे के व्यापारी हैं उनके लिए भी आपने कुछ फूड लाइसेंस वगैरह के बारे में उनको बताया? बिल्कुल फूड लाइसेंस के लिए बताया, और 31 तारीख तक का लास्ट समय दिया हुआ है। 31 तारीख तक फूड लाइसेंस वगैरह शीशे वगैरह लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं फिर से सीजिंग की कार्रवाई होगी। तो आप फिर वहां पर वापस कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जो पानी का मुद्दा है उसको एड्रेस करने के बारे में आप आगे किस तरह के जो स्टेप्स लेना चाह रहे हैं? क्योंकि एमएलए है, एमएलए से मिलकर आप और जो एक्स एमएलए उनकी सरकार है, तो ऐसा कोई स्टेप जिससे जो जनता है उसको लगे भाई ऐसा काम हो रहा है। देखिए, पानी की जो समस्या का समाधान है वो केवल बिसलपुर है। बिसलपुर हमारे टोडी तक पहुंच चुकी है, वहां से केवल 12 या 13 किलोमीटर बच रहा है। अगर वो चोमू में जुड़ता है तो ये समाधान हो पाएगा। तो इसके अलावा मनीष यादव से मैंने पिछली बार इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया जो ईआरसीपी वाला है तो इसमें जयपुर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो इस सापरा से होता हुआ कुछ एरिया टच हो जाता है, अगर उसमें कुछ एरिया जमरावगढ़ जो विधानसभा है उसका टच हुआ है तो उसको इधर से अगर ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल हो सकती है, पीने के पानी की बिल्कुल हो सकती है। तो अभी जो आगामी साल है, आगामी 2 साल आपके बचे हुए हैं तकरीबन, जो ये नगर परिषद है उसमें, और जो सरपंचों के चुनाव है वो जनवरी में होने हैं, अगले साल जनवरी में। तो आपकी ऐसी क्या सौगातें होंगी चोमू को जो यादगार रहेगी और उस एजेंडे के आधार पर आप अगले चुनाव में जाएंगे? देखिए, हमने पहले बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, और मैंने भी आपको बताया भी सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की समस्या है। तो हम जल्द ही पार्किंग का निर्माण, दो मंजिला बेसमेंट में पार्किंग का निर्माण करवा कर ये जाम से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए मृत पशुओं के लिए सौदागृह का निर्माण करवाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा कचरा जहाँ इकट्ठा होता है उस कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर खाद बनाने का भी एक प्लांट लगाया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिल पाएगी। तो अभी कुछ जगह जो वॉशरूम की दिक्कत भी मेरे को समस्या फेस आई है, तो हम कई जगह वॉशरूम नहीं है, उनको काफी एरिया कवर हो जाता है उसके बाद भी वॉशरूम नहीं मिलता है, तो उसकी नगर निगम की तरफ से कुछ कार्रवाई होगी? नगर निगम में अभी फिलहाल 3 सुलभ शौचालय बने हुए हैं,
एक अपने यहाँ पे वाटर वर्क्स के पास में, एक बस स्टैंड पे, एक रावला चौक में। और हमने पिछले अभी जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें एक रावण गेट पे, एक चौपड़ में, एक सामो रोड बंदे पर 300 शौचालय और लिए हैं। जल्दी उनका निर्माण होगा और वो सुचारू रूप से सेवाएं मिल पाएंगी ताकि जनता को लाभ मिल पाएगा। तो अब मैं आखिरी सवाल में तकरीबन आपसे कुछ प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा। जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके बारे में, राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएगी? कांग्रेस की 25 सीटें आएंगी। 25 सीटें निकाल लेंगे? बिल्कुल 25। सेम दावा तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम भी 25 सीटें निकाल लेंगे। दावा कोई भी कर सकता है। तो केंद्र में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में गठबंधन सरकार बनेगी, इंडिया की। इंडिया की सरकार बनेगी, बिल्कुल। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसके दौरान भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे, चूंकि कौन कैंडिडेट बनता है उस आधार पर उस चुनावी समर के दौरान भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे। और अगर कार्रवाई इस तरह जारी रहती है, अगर कुछ कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। अभी के लिए हम आपका इंटरव्यू में समय देने के लिए शुक्रिया। तो ये नगर परिषद चेयरमैन विष्णुजी सैनी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, परिवार में। शुक्रिया, धन्यवाद।